हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लनवांग जी विंग से नोट्स मांगता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वो पूरे दिन विंग का नोटिस करता है। अगर वो विंग से कुछ कहे तो विंग सिर्फ इशारों में उसका जवाब दे देता है और सिर्फ उसकी तरफ एक बार आँख उठा के देखता है। बाकी तो वो देखता भी नहीं है और वो काम कर देता है। अभी ये सारी चीज़ें यूँ ही चल रही थी। लनवांग जी को विंग से ऐसे ही काम कराते कराते अब एक हफ्ता होने को आया था। यहाँ पे नेल्सन कहता है, भाई तू उसे अपना फ्रेंड कैसे कह सकता है। वांग जी कहता है, अरे वो अपना नोट्स किसी को नहीं देता है और मेरे को वो दे देता है, तो क्या इससे मैं फ्रेंडशिप नहीं कहूँ। नेल्सन कहता है, आज तक क्या कभी उसने तुझसे बात करी है? सिर्फ एक बार को उसने तुझे देखा ही है, तू शर्त हार रहा है। लनवांग जी कहता है, मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारा हूँ, मेरे चाम से तो यहाँ पे सब मरते हैं। मैं ये शर्ट जीत गया हूँ, तुझे देखना चाहिए वो कैसा मेरा काम करता है। मैं ये शर्ट जीत गया हूँ, मैं उसका नकली फ्रेंड बन गया हूँ ना। वही ये सब सुनने के बाद बहुत बुरा फील कर रहा था। आज वो क्लास में पहले से भी ज़्यादा शांत था। यहाँ पे विंग सोच रहा था कि अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता तो शायद उसका अभी अभी जो पर्सन फ्रेंड बन रहा है शायद वो सा अटेंशन देगा। विंग सोच रहा था कि वो अपने आप को चेंज करेगा ताकि वो दूसरों से घुल मिल सके, उनसे बात कर सके। पर यहाँ विंग को लनवांग जी ये बात सुन के सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे लोग सिर्फ उसे अपने मतलब किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। यहाँ पे तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। विंग को बहुत बुरा लगता है कि क्या मैं सिर्फ लोगों का एक खिलौना ही बनकर रह जाऊँगा। हमेशा मेरे बारे में गॉसिप्स, आखिर मैंने तुमसे बात भी नहीं करी है तो हर बार मैं गॉसिप का क्यों एक जरिया बन जाता हूँ, क्यों एक टॉपिक बन जाता हूँ कि तुम जिसमें पूरे टाइम बात करो। और यहाँ पे अब ये सब कुछ भी क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिससे मुझसे खेल रहे हो। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, उतने में लनवांग जी आता है और विंग से फिर से कोई नोट्स मांगने लगता है क्योंकि वांग जी क्लास में तो रहता नहीं था, दिन भर क्लास से बाहर। विंग आज उसकी तरफ देखता तक नहीं आँख उठा के, सिर्फ उसको नोट्स दे देता है और यहाँ पे अपना काम करने लगता है। लनवांग जी उसका नोट्स ले जाता है, कंप्लीट करने के बाद वापस रख देता है। वांग जी कुछ कहता पर वही उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। लनवांग जी से उतना नोटिस नहीं करता क्योंकि हर बार की विंग की आदत है, पर वही अब ऐसा रोज़ करने लग गया। लनवांग जी को बहुत बुरा लगता है कि पहले कम से कम वही उसे एक बार देखता तो था, उसे विंग की वो खूबसूरत आंखें देखने को तो मिलती थी जिनके अंदर ही सही लनवांग जी थोड़े से इमोशन ढूंढने की कोशिश करता था। पर आजकल तो विंग की उन नज़रों ने भी उससे दूरियां बना ली है। लनवांग जी विंग की उन नज़रों को भी बहुत मिस कर रहा था कि उसने आज तक विंग की आवाज़ नहीं सुनी। कम से कम वो विंग को सिर्फ देख तो सके। कई लोगों को तो लगने लग गया है यहाँ पे विंग बोल ही नहीं सकता। ये चीज़ें इसी तरह चल रही थी और विंग इसे भी सिर्फ टॉलरेट कर रहा था। अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कभी वो फ्रेंड्स को बनाने में भी अपना ट्रस्ट वहाँ दिखाए। विंग अपनी शांति से अपने घर में था और वो अपना पढ़ रहा था और तभी मेड्स आती हैं और यहाँ पर कहती हैं कि क्या तुम्हें पूरे मेंशन की सफाई नहीं करनी है। और वो ऐसा कहते हुए उसके सामने सफाई का सामान रखते हुए कहती है, कल यहाँ पार्टी है तो जाओ और पूरी चीज़ें अच्छे से साफ़ करो। ऐसा कहते हुए वो मेड वहाँ से चली जाती है। विंग अपने सामान लेता है और यहाँ पे अब क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं पूरी मेंशन को साफ करता है और बहुत अच्छे से जमा के रख देता है। कल इनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आने वाले हैं और यहाँ पे विंग को ना चाहते हुए भी इन सबको झेलना पड़ेगा क्योंकि इसी घर के अंदर होने वाली है, तो विंग कहीं जा भी नहीं सकता। इस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इन्वाइटेड थे और इन्हीं कुछ लोगों में आते हैं लनवांग जी की फैमिली, ने फैमिली, वो टीचर जो बहुत ज़्यादा अकड़ू है और विंग को इतने ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, विंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करी। वो जांग याली और जांग चेंग का भी टीचर है, उसको भी इस पार्टी के लिए इनविटेशन भेजा गया था। ऐसा ही और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास इनविटेशन गया हुआ था। ये एक बिजनेस मीटिंग थी। कुछ अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसी मीटिंग्स करते ही रहते हैं जिसमें सिर्फ वो अपनी दौलत और शोहरत का सिर्फ शो ऑफ करते हैं, इसके सिवा उन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। ये पार्टी अब स्टार्ट हो चुकी थी और विंग ने अपने आप को अपने रूम में लॉक करके बैठा हुआ था। ये पार्टी का शो उसके रूम तक आ रहा था।
विंग का तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए वो शांति से बस अपने बेड पे लेटा हुआ था और एक बुक को पढ़ रहा था। ये पार्टी स्टार्ट होती है और यहाँ पे लनवांग जी विंग को ही ढूंढ रहा था। उसकी नज़रें ऐसा लगता है इस पार्टी में सिर्फ विंग की तलाश में ही आई थी, पर लनवांग जी को विंग कहीं नहीं दिखता और वो टीचर इस पूरी पार्टी में विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब उसे विंग यहाँ नहीं दिखता है, वो जाता है एक मेड के पास और पूछता है वेवशियन कहाँ है। वो मेड उसके रूम की तरफ इशारा कर देती है। अब वो टीचर वहाँ से वॉशरूम का बहाना कह के निकलता है। विंग के रूम में चुपचाप से डोर एंटर करता है और जैसे ही वो देखता है सामने विंग बेड पर लेटा हुआ है, उसके हाथ में बुक्स है और बुक्स के पीछे विंग का ब्यूटीफुल फेस दिखता है जो पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। उसकी आंखों में और भी ज़्यादा नशा आ गया है। उसके फेस को देख के कोई भी अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे उस टीचर के मन के अंदर लस्ट जागने लगती है। वो इमेजिन करने लगता है कि अगर सोचो वो यहाँ पे अपने शर्ट की एक एक बटन खोलते हुए उसके पास आ रहा है और उसे अपने पास इनवाइट कर रहा है। वो टीचर गल्प करता है और विंग के पास बढ़ने लगता है। विंग उसे देख के अचानक से शॉक हो गया था। उसे पुरानी सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। ये उस टीचर ने क्या क्या किया था, विंग कुछ नहीं भूला था। और वह टीचर जैसे ही विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को बहुत तेज़ घबराहट होने लगती है। उसका पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। विंग यहाँ पर अब जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है और एक फ्लावर वास उठा के उस टीचर के सर पे मार देता है। वो टीचर के सर से ब्लड आने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पे। यहाँ पे वो भागते हुए अब नीचे जाता है क्योंकि विंग ने अपने हाथ में चाकू ले लिया था और वो यहाँ पार्टी में जाकर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे विंग उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। विंग उसकी जान के पीछे पड़ गया है। विंग तो अपने रूम में था और इतना घबरा गया था कि वो जल्दी से अब उस चाकू को फेंक के अपने टैबलेट निकाल के उन टैबलेट्स को खा रहा था। उसकी मदर ने वो खाने तक नहीं दिया और वहाँ पे उसे खींचते हुए पार्टी में ले आई और सबसे पहले लाते ही उन्होंने विंग को 2 थप्पड़ मार दिए और चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम क्या कर रहे थे। विंग उन थप्पड़ को खाने के कारण ज़मीन पर गिर गया था और उसके हाथ में उसे चोट लग गई थी। यहाँ पे मैडम भी विंग पे बहुत चिल्ला रही थी कि ये तुम्हारे संस्कार है क्या, हमने तुम्हें ये सिखाया है। विंग का तो मन था ये कहे ये आपने मुझे सिखाया ही क्या है, आप यहाँ थे ही कहाँ जो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। पर विंग कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे वो टीचर बस बता ही जा रहा था कि विंग ने ये किया वो किया, पर विंग की पूरी फैमिली सुनने को खाली ही नहीं थी। विंग बोलने की कोशिश करता है कि मदर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर मैडम भी फिर से उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं सब देख रही हूँ मैं कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। ऐसा कहते हुए वो फिर से थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तुम्हारे जैसा लूज करेक्टर बच्चा हमारे घर में पैदा कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आती है, तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। ऐसा कहते हुए विंग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है। उतने में विंग की ग्रैंड मदर यानी कि चांगसा सर वहाँ आती है और अपनी ही डॉटर का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, और वो विंग को उठने के लिए हेल्प करने ही वाली होती है। पर यहाँ पे विंग उन सबको मना कर देता है। यहाँ पे विंग की ग्रैंड मदर सॉन्गलर और शाशाचर को कहती है विंग का ध्यान रखना। विंग वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चला जाता है और ख़ुद को लॉक कर लेता है। अब सॉन्गलर और शाशाचर नीचे आ जाते हैं जहाँ पर चांगसा सर चिल्ला रही थी कि विंग मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं रख पाई क्योंकि अब मैं ये प्रॉमिस और नहीं रख सकती। ऐसा प्रॉमिस किस काम का जो तुम्हारी जान पे ही बना है। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पे सुयांग को कुछ इशारा करती हैं और वो एक बड़े से प्रोजेक्टर पे एक वीडियो कैसेट कुछ फ़ोटोज़ लिए आता है। उन फ़ोटोज़ को वो हवा में उड़ा देती है कि सबके पास पहुँच जाए और वो वीडियो ऑन करते हुए कहती है क्या तुम भूल चुकी हो कि यहाँ पे इस पूरी मिशन के अंदर कैमरास लगे हैं, तो अब देखो कि यहाँ हुआ क्या था। और वो अब वीडियो ऑन करती है जहाँ पर सबको दिखता है कैसे ये टीचर जियांग याली और जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में पढ़ाता है। विंग के साथ वो अपोजिट वो विंग को बुली करता है, विंग को परेशान करता है और कैसे इधर उधर टच करता रहता है और विंग को कितनी बुरी तरीके से मारता है। विंग को फेस के उसे ब्लड निकल रहा होता है, उसे रोने की परमिशन तक नहीं है। और यहाँ पे एक दिन उसकी इतनी गंदी हालत रहती है कि विंग को उसने पीटने के बाद और इतना बुरा करने के बावजूद भी वो उसके साथ बहुत बुरा करना चाह रहा था, तो विंग अपनी जान बचा के अपना वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो वॉशरूम में जाके छिप गया था। और उसके ही दूसरे पर उसके पेरेंट्स को उस टीचर ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली
उसके बाद विंग के पेरेंट्स ने उसी को मारा। ये देख के तो यार सभी लोगों में बात चल रही थी, ये क्या हो रहा है, या ये लोग अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते। उतने में दूसरा वीडियो प्ले होता है जिसमें वो सारी मेड्स विंग को बुले कर रही थी, विंग से काम करा रही थी, और किस तरीके से वो बार बार विंग को परेशान करती है, उसे खाना तक नहीं देती ढंग से। और विंग अगर उसे खाना मांगे तो वो ऐसे इतराते हुए देती है जैसे विंग के एक बाउल राइस और मांगने से पूरी दुनिया का खाना ख़त्म ही हो जाएगा। सभी लोगों के अंदर बातें होने लगती है, ये एक ऐसा परिवार है जिसे अपने बच्चे के बारे में नहीं मालूम। और कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वही लोग हैं, वो लोग जो विंग के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि उसमें कितना एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है इसलिए वो इतना अकड़ाता है, हमसे बात नहीं करता। ऐसे ही विंग को रिलेटेड यहाँ पे बहुत सी अफवाहें थी जो उन्हीं लोगों ने उड़ाई थी, और उनको बहुत बुरा भी लग रहा था। सोंगरान और शाओसीजन ने तो उस टीचर का पीट पीट के बहुत बुरा हाल कर दिया था, इतना बुरा कि उसे अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और यहाँ पे चांगसा सरान अभी अपने बच्चों को सुना ही रही थी कि तुम लोग पेरेंट्स बनने के लायक भी नहीं हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें मेरे चाइल्ड कहते हुए, तुमसे अच्छा तो वो विंग है, वो इतना समझदार है कि बचपन से लेके आज तक मुझे लगता है तुम लोगों ने उसे नहीं, उसने तुम्हें संभाल के रखा है, क्योंकि तुम्हें तो वक्त तक नहीं होता है उस पर ध्यान देने का। कैसे पेरेंट्स हो तुम, तुम्हारे लिए उस बच्चे ने क्या नहीं किया। यहाँ पे तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, सिर्फ उसके एक प्रॉमिस के कारण मैं चुप रही, पर मेरे बच्चे की जान नहीं जाने दे सकती। तुम मेरे चाइल्ड कराने के लायक तक नहीं हो, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अभी भी झेल रही हूँ। यहाँ पे उतने में सोंगरान भागते हुए आता है और कहता है, मदर विंग ने खुद को लॉक कर लिया है और वो डोर नहीं खोल रहा है। सोंगरान की ये बात सुन के चांगसा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था उसका ध्यान रखना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए वो लोग विंग की तरफ रूम की तरफ भागने लगते हैं। लनवांगजी के भी ना चाहते हुए कदम उस तरफ बढ़ने लगते हैं, और उसके साथ साथ लनवांगजी के फ्रेंड्स की भी, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन के ऊपर शर्त रखी जो उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदतर थी। यहाँ पे कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। वो तो ये सोच रहे थे कि अब तक तो किसी को इन लोगों से नफ़रत हो जानी चाहिए, ये अपने पेरेंट्स से, इन लोगों से, पर वो सब टॉलरेट कर रहा है। किस तरीके से कोई कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। विंग यहाँ पे अपने रूम में बहुत सारे डिप्रेशन के पिल्स खाता है, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। यहाँ पे किसी ने नोटिस तक नहीं किया होगा। विंग अपनी डायरी में लिखता है और अपनी वापस से हेल्थ मीटर में थोड़ी सी चीज़ें नोट करता है, और अब वो अपने विंडो के पास पहुँच गया था, यानी कि उसकी बालकनी के पास। विंग इस समय अपने मिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4th फ्लोर पे था, और वहाँ से अब वो नीचे की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में और उसकी आंखों के सामने हर एक आंसू के कतरे के साथ उसकी पूरी लाइफ चल रही थी। कैसे बचपन से लेकर आज तक उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर उसने क्या कुछ नहीं किया, इतनी सारी चीज़ें सही, और तब भी सिर्फ उसे ही ब्लेम मिला है। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ? विंग को तो लगता है कि वो अडॉप्टेड है, क्योंकि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते। वो लोग अडॉप्टेड के साथ भी थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, पर विंग के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो अब और ये नहीं सहना चाहता। मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि सुसाइड करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट ये लाइफ भी कोई जीना एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये लाइफ नहीं, एक हेल है, और मुझे इससे बाहर जाना है। इतनी देर में लनवांगजी और सोंगरान ने ये दरवाज़ा तोड़ लिया था। वो लोग पूरे रूम में विंग को सर्च कर रहे थे, और सोंगरान की नज़र पड़ती है बालकनी की तरफ जब विंग खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो विंग की तरफ जाने ही वाला था तो विंग कूद जाता है। विंग को कूदता देख उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पीछे की टेबल पर जाके टकराता है, और वहाँ से विंग की डायरी और उसके टकराने से विंग ने जो अभी अभी अपनी हेल्थ रिकॉर्ड करी थी उसमें कुछ पुराने वीडियोस के साथ वो भी चलने लगता है। जब विंग की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा शांत था कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, मैं यहाँ होना ही नहीं चाहिए, सारी गलती मेरी है, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए, ना मैं पैदा होता, ना ये सारी प्रॉब्लम होती, ना सब लोगों के सामने उनकी बेइज्जती होती, सारी गलती मेरी है।
आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कुछ भी ठीक अच्छे से नहीं कर सकता। रणवांग जी और सब लोग ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा था और यहाँ पे सोंगलाल की हिम्मत नहीं हुई थी कि उस बालकनी से नीचे देख सके कि वो इनका क्या हुआ है। पर यहाँ पे शुया अब भागते हुए नीचे जाता है कि वो विंग को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा सके। उसके पीछे और भी लोग। यहाँ पे शुया की नज़रें सिर्फ विंग की बॉडी को देख रही थी, जो बिल्कुल मोशनलेस हो गए के ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी के हर एरिया से ब्लड निकल रहा था। विंग का सर से बहुत ब्लड निकल रहा था। उसका फेस ब्लड से कवर था। वो गार्डन जहाँ पे सिर्फ वाइट फ्लावर्स लगे हुए थे, आज वो फ्लावर्स पूरे रेड हो चुके थे। वो लोग जल्दी से विंग को अब यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और विंग हॉस्पिटल के अंदर था और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पर विंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और विंग के बचने के चांसेस ना के बराबर थे। यहाँ पे विंग बचेगा नहीं बचेगा इसका मैं किसी को नहीं मालूम, पर यह पार्टी यहीं ख़त्म हो गई थी। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। पर यहाँ पे सबके मन में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि इतनी बड़ी अमीरी किस काम की जब लोग अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। और विंग के फैमिली में सबको सदमा लगा हुआ था कि ये क्या हो गया। यहाँ पे मैडम बे को बहुत बुरा लग रहा था। उनकी मदर उनको ये कह रही थी, बचपन में अगर तुम्हें एक चोट लग जाती थी तुम्हें डर जाती थी, चोट तुम्हें लगती थी दर्द मुझे होता था, और तुमने बचपन से लगे आज तक अपने बच्चे को इतना दर्द दिया, पर तब भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल फीलिंग्स नहीं जागी। कैसी मदर हो तुम मदर बनने के लायक तक नहीं हो। वो अपनी बेटी को बहुत सुना रही थी और मैडम में को बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने ये क्या किया। रणवांग जी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी गलती है। विंग पहले से इतना ज़्यादा टेंशन में था, उसके साथ इतनी हल जा रही थी और एक उसकी छोटी सी मजाक, उसकी शर्त को जीतने के चक्कर में वो विंग के पास गया, उसे झूठा ट्रस्ट दिलाया कि उसका फ्रेंड है वो उसके साथ रहेगा, और एन मौके में उसने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। उसने क्या किया, सिर्फ विंग को धोखा दिया। रणवांग जी को बहुत गिल्ट फील हो रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या मैं ऐसा क्यों हूँ। रणवांग जी को आज पहली बार बहुत बुरा लग रहा था अपने प्ले बॉय और इतनी मस्तीखोर वाली हरकतों से। रणवांग जी बहुत ज़्यादा सैड था और विंग की पूरी फैमिली भी बहुत सैड थी। उनके पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ बेइज्जती हो रही थी। इस बेइज्जती से उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ा था जितना फ़र्क उन्हें अपनी गलती के एहसास से हुआ। आखिर कोई तुम्हें 4 लोग बेइज्जती कर दे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हें खुद से बुरा नहीं लगेगा। जिस टाइम तुम्हें खुद से अपनी गलतियों का एहसास होता है, तुम खुद को बुरा फील कराते हो कि हमने हाँ सच में ये गलत किया, तुम सच को रियलाइज़ करते हो, तब वो असलियत में तुम खुद को चेंज करना चाहते हो, तब तुम्हें बुरा लगता है। वरना लोग कह के चले जाएंगे, तुम उन्हें इग्नोर कर दोगे, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।